पीएससी लर्निंग एकेडमी। आज हम लोग जो है पीएसआईआर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका अप्रोचेस टू स्टडी द इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें हम जो है लिबरल अप्रोच जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिबरल अप्रोच, उसके बाद में मार्क्सिस्ट अप्रोच और फेमिनिस्ट अप्रोच और पोस्ट कॉलोनियल अप्रोच को देखेंगे जो कि स्टडी करता है इंटरनेशनल रिलेशंस का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रियलिस्ट अप्रोच के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब इस थ्योरी को समझने के लिए आप रियलिस्ट अप्रोच को समझेंगे तो इजीली कनेक्ट कर पाएंगे टॉपिक्स को। तो हमारा पहला अप्रोच जो है जिसमें हम स्टडी करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस को, कि इस अप्रोच के थ्रू अगर जो हम स्टडी करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को तो कैसा हम देखेंगे, क्या नजरिया रहेगा। तो पहला अप्रोच जो हम डिस्कस करेंगे वो है लिबरल अप्रोच। लिबरल अप्रोच को जो दोस्तों ये चिल्ड्रन ऑफ लाइट कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत पॉजिटिव व्यू रखता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का और इंटरनेशनल रिलेशंस का। अब एक पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपकी जो ये लिबरल अप्रोच है इसको एक ऑप्टिमिस्टिक भी कहा जाता है। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स ये कहता है कि हम जो है इंटरनेशनल लेवल पे पीस को ला सकते हैं, हम वार के थ्रू नहीं। वार को अगर जो हम वार में ना कंडक्ट करवाएं और भी कई मेथड है जिसके थ्रू हम इंटरनेशनल लेवल पे पीस को स्टेब्लिश कर सकते हैं, ऐसा किसका मानना है, लिबरल अप्रोच वालों का। ठीक है। और लिबरल अप्रोच के जो फाउंडर या जो प्रोमिनेंट थिंकर है उसमें जॉन लॉक का नाम आता है दोस्तों, और इमेनुअल कांट का आता है। इमेनुअल कांट का जो एक कॉन्सेप्ट है लिबरल अप्रोच में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है परपेचुअल पीस की। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि परपेचुअल पीस क्या है। तो इमेनुअल कांट ये कहते हैं दोस्तों, मान लीजिए दो कंट्री है ए और बी। अब ए और बी दोनों कंट्री में अगर जो डेमोक्रेसी होगी, मतलब वहां का जो शासक होगा विल बी इलेक्टेड बाय द पीपुल, देन देयर इज वेरी लेस चांसेस दैट देयर वुड बी वार। ऐसा किसका मानना है, इमेनुअल कांट को। और इनकी इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, परपेचुअल पीस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। फिर आपका जो एक इंपॉर्टेंट थिंकर है रिचर्ड कोवन, उन्होंने, वो भी एक इंपॉर्टेंट थिंकर है लिबरल अप्रोच के। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखा है थ्रू द पॉलिटिशियंस आउट इफ वांट पीस। ये उनका बुक लिखा गया है उनके द्वारा। फिर नॉर्मन एंजल आते हैं, उनकी बुक है द ग्रेट इल्यूजन टू थिंक वार आर प्रॉफिटेबल। फिर इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं लिबरल अप्रोच के सपोर्टर हैं वुडरो विल्सन, जिन्होंने 14 पॉइंट स्पीच दिया था, जिसमें क्या हुआ था कि आप जानते ही हैं कि इसके बाद आप देखेंगे लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन होता है एट इंटरनेशनल लेवल आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फिर अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि लिबरल अप्रोच में भी कई क्लासेस हैं, कई स्कूल हैं थिंकर्स के, जो अलग अलग पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंसेस में रखते हैं। बट लिबरल अप्रोच का जितने भी थिंकर हैं उनके बेसिक बात मैं बता दूं कि इनकी बेसिक बातें क्या है। पहला ये मानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे पीस को मेंटेन किया जा सकता है, वो भी जरूरत नहीं है मेंटेन करने के लिए हमें वार करें। वार को ये सपोर्ट नहीं करते हैं कि वार कर सकते हैं, वो कहते हैं कि हमें निगोसिएशन कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, इंटरडिपेंडेंसी बढ़ा सकते हैं, इसके थ्रू भी हम पीस को मेंटेन कर सकते हैं, डायलॉग और डिप्लोमेसी से हम मेंटेन कर सकते हैं पीस। ऐसा किसका मानना है, लिबरल अप्रोच का। तो ये बेसिक जो है एजम्पशंस है लिबरल्स का। बट लिबरल्स में जो है लिबरल अप्रोच में दोस्तों क्या है कि कई क्लास हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कि लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म है, फिर सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म है, फिर फंक्शनलिज्म है, फिर इंटरडिपेंडेंस है, फिर डेमोक्रेटिक पीस है, फिर कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है। तो ये जो थ्योरीज हैं या स्कूल्स हैं दोस्तों, इनके थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। इनको हम लोग स्टडी करेंगे इस लिबरल अप्रोच की थ्योरी में दोस्तों। तो पहला आपका आता है जो कि आपका है लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। ये एक प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी है, ठीक है। और ये जो मेनली बेस है किसके आइडिया पे बेस है, वो है वुडरो विल्सन के आइडिया पे बेस है, जिन्होंने 14 पॉइंट स्पीच दिया था, जो कि एक्स प्रेसिडेंट है यूएसए के। इन्होंने कहा कि जो इनका बिलीव है कि एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन मतलब इंटरनेशनल पे लेवल पे कोई ऐसी बॉडी हो जिससे हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके। इसीलिए वुडरो विल्सन ने लीग ऑफ नेशन का सपोर्ट किया था दोस्तों, आपको पता होगा लीग ऑफ नेशन का सपोर्ट किया था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये मानते हैं, वही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है कि प्लेटफॉर्म फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। फिर लाइक डेमोक्रेटिक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें आर्म्स की प्रेजेंस होनी चाहिए। आर्म्स मतलब यहाँ पर आर्मी का नहीं है, कोई मतलब इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, कोई बॉडी होना चाहिए जिसके थ्रू हम क्या कर सके, इंटरेक्शन कर सके और डेवलपमेंट कर सके किस चीज का, ट्रस्ट का। ये इंस्टीट्यूशनल थिंकर जो मानते हैं लिबरल इंस्टीट्यूशनल, सॉरी, लिबरल इंस्टीट्यूशनल में जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं वुडरो विल्सन के अलावा, उनमें आपके नाम आते हैं रॉबर्ट क्यून
और जोसेफ नाई, ठीक है। और इनका मानना है कि पहले ये जो थ्योरी थी, मतलब ये थ्योरी लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म की बहुत ही क्या कह सकते हैं लेस मतलब कह सकते हैं लेस लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे, या लेस लोग जो है इसमें मोटिवेटेड थे, इसमें बिलीव करते थे इस अप्रोच में। बट अभी इसका मैं प्रेजेंट एग्जांपल आपको देके दिखाऊं तो आज भी देखिए मोस्टली कंट्रीज इंटरनेशनल लेवल पे जैसे ब्रिक्स है, ठीक है, आप देखेंगे कि ग्रुप 77 है, साउथ साउथ कॉपरेशन है, ये सब डेवलप हो रहे हैं ना इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसका जो है इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है इस थ्योरी का कुछ एस्पेक्ट में। फिर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है क्या होता है कि ग्लोबल रिजीम जो है, ग्लोबल रिजीम का मतलब ये हो गया कि इंटरनेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूशंस आने लगे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ये इस थ्योरी को सपोर्ट भी करता है कि हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस थ्योरी के डेवलपमेंट में, ठीक है। और लिबरल जो है ये बिलीव करते हैं कि मतलब सिंपल सा अगर जो मैं बात कहूँ कि लिबरल जिन चीजों पे बिलीव करते हैं, रियलिस्ट उसी चीज पे बिलीव नहीं करते हैं दोस्तों। और यहाँ पर ये कहते हैं लिबरल्स की जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनकी क्रेडिबिलिटी को हमेशा बनाए रखना चाहिए, ना कि उनको डिग्रेड होना चाहिए। तो ये रहा दोस्तों लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के बारे में जो कि बेसिक्स है। फिर आपका नेक्स्ट जो आता है सोशोलॉजिकल लिबरलिज्म। तो सोशोलॉजिकल लिबरलिज्म जो है दोस्तों ये क्या कहता है कि सोसाइटी को सेंटर में रख के देखता है, ठीक है। और ये कहता है कि पॉलिटिकल क्लास जो है उनकी अपनी लिमिटेशंस होती है। पॉलिटिकल क्लास मतलब जितने भी पॉलिटिशियन इंडिया के हैं या किसी अदर कंट्री के हैं, उनके अलग अलग लिमिटेशन है। लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों कि जैसे मान लीजिए इसको और अच्छे समझने की कोशिश कीजिए। तो मान लीजिए ये कंट्री ए है और ये बी है। अब दोनों कंट्री के केवल पॉलिटिशियन के लेवल पे बात हो रही है, वहां के सिटीजन लेवल पे इंटरेक्शन ज्यादा नहीं है, सिटीजन ज्यादा नहीं जा रहे हैं। और तो उसमें क्या होगा कि ट्रस्ट डिफिसिट होगा। और ये सोशोलॉजिकल लिबरल्स ये मानते हैं कि हमें ट्रस्ट जो है इंक्रीज करने के लिए और इंटरनेशनल लेवल पे किसी कंट्री से रिलेशन को मेंटेन और बनाए रखने के लिए हमें सोसाइटी का इंटरेक्शन भी होना चाहिए। एग्जांपल मैं बता दूं दोस्तों, जैसे अफगानिस्तान की सोसाइटी में इंडिया का एक रिलेवेंस है, इसलिए अफगान के जो लोकल पीपल हैं वो बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं इंडिया की तरफ। वैसे ही रसिया में देखें, रसिया और इंडिया को लेकर के देखेंगे तो आप ये देखने को पाएंगे इस थ्योरी का रिलेवेंस। ओके दोस्तों, सॉरी। अब इसकी जो सोशोलॉजिकल लिबरलिज्म है इसके कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर है, जिसमें आपका नाम है, एक आता है रूसोन। और रूसोन का इंपॉर्टेंट कोटेशन ये है, 1 मिनट। उनका ये मानना है कि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं जो कि वो सोसाइटी क्या है, वर्ल्ड सोसाइटी सेंट्रिक वर्ल्ड में रह रहे हैं। जैसे क्या है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे अगर जो बात को समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए ये हमारा ग्लोबल लेवल है। ग्लोबल लेवल पे भी पूरी कंट्रीज एक सोसाइटी को ही रिप्रेजेंट कर रही है ना, क्योंकि जैसे कोई लीडर किसी कंट्री का है तो वो सोसाइटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो उनका कहने का ये मतलब है। और फिर जॉन बर्टन का कॉबवेब मॉडल है दोस्तों। तो जॉन बर्टन जो है कॉबवेब मॉडल में क्या करते हैं कि वो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी कंट्रीज हैं एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट होने की वजह से क्या करेंगी कि ये कंट्रीज कभी आपस में वार नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए एक कंट्री, ये 2 3 4 5 ऐसे करके कंट्रीज एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, तो ऐसे वो किसी से वार नहीं करेंगी। अब वैसे ही एक कॉन्सेप्ट देते हैं आपके कार्ल ड्यूच, जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन, सॉरी ये कम्युनिटी सिक्योरिटी है शायद कार्ल ड्यूच की, जो कि यहाँ पर गलती से मिस्टेक से लिख गया है। तो कम्युनिटी सिक्योरिटी में कहते हैं कि हमें एक ऐसा सोसाइटी क्रिएट करना है जिसमें किसी एक के साथ अन्याय न हो पाए और कोई बलवान आदमी किसी को दबा ना पाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कम्युनिटी सिक्योरिटी का एग्जांपल दूं तो यूनाइटेड नेशन जैसे किसी कमजोर कंट्री को जब कोई ताकतवर कंट्री दबाता है तो आवाज कौन उठाता है, यूनाइटेड नेशन। तो वो सोशोलॉजिकल लिबरलिज्म का एक एग्जांपल है। क्योंकि दोस्तों फिर यही आपका लिबरलिज्म में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है जो कि है फंक्शनलिज्म। अब फंक्शनलिज्म क्या है इंटरनेशनल लेवल पे, तो कुछ लिबरल्स ये बिलीव करते हैं कि हमें जो है इंटरनेशनल लेवल पे एक फंक्शनलिज्म यानी कि एक्सपर्टीज की जरूरत है। एक्सपर्टीज जैसे कि हम कोई चीज, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिवर वाटर डिस्प्यूट है इंडस को लेकर के, जो भी होता रहता है। तो इनका ये मानना है, इंस्टीट्यूशनल थिंकर के जो इंस्टीट्यूशनल थिंकर है ये मानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे हमें इस पे फोकस करने की जरूरत है कि
जो इंडस वैली रिवर के बारे में जो ज्यादा जानकार हो वो जाकर के बात करे दोनों कंट्री की तरफ से, ना कि पॉलिटिशियंस जाके बात करे, ऐसा मानना है फंक्शनलिज्म का। ठीक है, और ये इसी चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं जो कि यहाँ पर लिखा भी है, सेग्रीगेशन ऑन द बेसिस ऑफ लो पॉलिटिक्स एंड हाई पॉलिटिक्स and give initiative into hand of non-political class like technical and artists and scientists। जैसे कोई भी डिस्प्यूट हो तो उसको वो उस फील्ड में जो डोमेन में एक्सपर्ट है वो लोग जाकर के दो कंट्री के बीच में बात करें, ना कि पॉलिटिशियंस। लेकिन इसी के आगे हम देखेंगे आगे चल के कि इसी थ्योरी के जो अगेंस्ट में है, अभी एक आता है आपका 1 मिनट, इसी थ्योरी के आगे आता है जो कि आपका है न्यू फंक्शनलिज्म। जो कि अब यहाँ पर हमने देखा फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिज्म का सिंपल सा मतलब है कि दो कंट्री के जो एक्सपर्ट होंगे किसी फील्ड को लेकर के, किसी प्रॉब्लम्स को लेकर के, वही आगे डिस्कस करेंगे, ना कि पॉलिटिशियंस। ऐसा ये मानते हैं फंक्शनलिज्म, तो हम इंटरनेशनल लेवल पे हुए डिस्प्यूट को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। अब फंक्शनलिज्म को सपोर्ट कौन कौन करता है, तो फंक्शनलिज्म को सपोर्ट करने वाले जो इंपॉर्टेंट थिंकर है उसमें डेविड मिटरनी है, रिचर्ड कोबिन है, फिर जीडीएच कोल है। ठीक है, लेकिन अब एक प्रॉब्लम है कि इस थ्योरी को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे कि ये लॉन्ग टर्म हो सकता है, ये बहुत लॉन्ग टर्म है, मतलब इजीली इसको सॉल्व नहीं कर सकते कि शॉर्ट टर्म में कोई रिक्वायरमेंट है, जो कि हमें ह्यूज रिक्वायरमेंट की जरूरत है। और पॉलिटिकल विल भी होना चाहिए हमारे यहाँ के लीडर्स को या किसी कंट्री के लीडर्स को, कि वो अपनी जगह पर किसी एक्सपर्ट को भेजें, उनका विल होना चाहिए, जो कि लैक करता है कई कंट्रीज में। फिर नियो फंक्शनलिज्म आता है, नियो फंक्शनलिज्म जो देते हैं वो इसके फाउंडर माने जाते हैं अर्नेस्ट हास। और अर्नेस्ट हास का मानना है कि नहीं, हमें दो कंट्रीज के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए केवल ओनली टेक्निकल एक्सपर्ट को जरूरत नहीं है, हमें पॉलिटिशियंस की भी जरूरत है। तो वो उसी बात को काटते हैं जो कि फंक्शनलिज्म में कहा गया था। ओके दोस्तों, फिर अब हमारा जो इंपॉर्टेंट थ्योरी आता है यहाँ पर, वो आता है इंटरडिपेंडेंस थ्योरी। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस थ्योरी के जो सपोर्टर हैं उसमें थॉमस फ्राइडमैन है। ठीक है, उनकी एक बुक का नाम है गोल्डन आर्चिज, जिसमें वो कहते हैं इफ इकोनॉमिक इंटरलिंकिंग एंड कंट्रीज वुड नॉट गो फॉरवर्ड। इनका सिंपल सा मतलब है इंटरडिपेंडेंस स्कॉलर्स का, कि जैसे मान लीजिए मैं एक इजी वे में समझाऊं तो कि ये है कि कोई भी कंट्री, मान लीजिए इंडिया और चाइना है ना, अभी इंडिया चाइना में वार जो है ये नियर टू इम्पॉसिबल लगता है कि वो फ्रंट पे आके एक दूसरे के लिए वार करेंगे, क्योंकि ये इकोनॉमिकली एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो ये ऐसा कहते हैं थॉमस फ्राइडमैन कि अगर जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा, कंट्रीज एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगी, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंट्रीज टू गो फॉर वार। सो इसी थ्योरी को कहते हैं इंटरडिपेंडेंस थ्योरी। ये भी क्या है, लिबरल्स का दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट थ्योरी आता है दोस्तों, जो कि आपका है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। और डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी को दिया गया है माइकल डायल के द्वारा। ठीक है, और ये जो डेमोक्रेटिक थ्योरी है इसका सिंपल सा मतलब है कि टू कंट्रीज हैविंग डेमोक्रेसी वुड नॉट गो फॉरवर्ड। ये उसी बात को जो क्या कह सकते हैं, रिवाइव करता है या एम्फेसाइज करता है, जो कि कांट ने कहा था। तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ लोगों का, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं, कुछ लोगों का मानना है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर इसलिए हुआ था क्योंकि जो है हिटलर एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री का था, और जो है जिसपे अटैक किया था वो डेमोक्रेटिक कंट्री थी। तो इनका ऐसा मानना है डेमोक्रेटिक थ्योरी के थिंकर का, कि अगर जो हमें वार को हटाना है, वार को नहीं होने देना है और पीस को लेके आना है, तो हमें डेमोक्रेसी को प्रमोट करना होगा। फिर आता है जो है वो है फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि फीमेल थिंकर हैं, वो अपना पर्सपेक्टिव रख रही हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के, कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कैसे उनके साथ अनजस्टिस हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा, उनके साथ उन्हें रोल नहीं दिया गया, अगर, और वो बता रहे हैं कि वुमेन्स होती हैं अगर जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, या उन्हें पोजीशन दिया जाएगा तो उनका कैसा बिहेवियर होगा या पॉइंट ऑफ व्यू होगा विद रिस्पेक्ट टू वार्स, पार्टिसिपेशन, कॉपरेशन एक्सेट्रा। इसी के बारे में हम लोग इस थ्योरी के अंदर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो ये मेन स्ट्रीम थ्योरी है, जितने भी मेन स्ट्रीम थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशंस की, उन सबको क्रिटिसाइज करती हैं। कौन? फेमिनिस्ट थिंकर, क्योंकि कहती हैं कि उसमें कहीं ना कहीं मेंस को डोमिनेट किया गया है और वुमेन्स को लगभग लगभग क्या किया जाता है कि उनको निग्लेक्ट किया गया है। और ये मानना है इनका, जो फेमिनिस्ट थिंकर है, कि मेन जो है, मेन वार को बनाते हैं, वार को बनाते हैं क्योंकि वार ही मेन को बनाया है।
और इम्पोर्टेंट थिंकर एक काइंथिया इनोल है, जिन्होंने कहा है कि एक थ्योरी लिखा है, निग्लेक्ट टू वुमेन इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस दोनों में देखने को मिलता है इंटरनेशनल रिलेशन के रिस्पेक्ट में। और इनका एक पॉइंट अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहती हैं कि पर्सनल इज इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल इज पर्सनल। और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बनानास बीचेस एंड बेसिस वेयर आर वुमेन। मतलब इन सब के अलावा वुमेन्स कहाँ हैं, केवल यही सब उन्हें देखने को मिलता है। और उन्होंने कहा है कि वुमेन्स को बहुत निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल किया गया है, जैसे उन्हें वाइफ्स ऑफ अम्बेसडर दिखाया गया है, वर्कर्स इन बनाना प्लांटेशन इन ऑफ एमएनसीज, वर्कर्स इन मिलिट्री बेसिस, सेक्स वर्कर इन मिलिट्री बेसिस। तो उन्होंने निगेटिव इम्पैक्ट दिखाए हैं कि वार्स में वुमेन्स का जो रोल रहा है। फिर आगे देखेंगे, एक इंपॉर्टेंट थिंकर है, फेमिनिस्ट थिंकर जेवी लेस्थियन। ये कहती हैं कि इन्होंने एक बुक लिखा है, बुक का नाम है वुमेन एंड वार। ये कहती हैं कि हमारा मकसद, यानी कि फेमिनिस्ट का मकसद है कि हम सेंसिटिविटी क्रिएट करें। जो मास्कुलिनिटी डिस्कोर्स क्रिएट किया गया है इंटरनेशनल लेवल पे मेंस को लेकर के, उसको लेकर के हम एक सेंसिटिविटी क्रिएट करें और उसमें वुमेन्स को भी रोल दिया जाए। इस बात को ये एम्फेसाइज करती हैं। ये इंपॉर्टेंट थिंकर है। फिर एक इंपॉर्टेंट थिंकर और आती है जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, कैरोल कोहोन। इन्होंने बुक लिखा है सेक्स एंड डेथ। इन्होंने कहा है, इनका जो पॉइंट है कि एक्सेसिव एम्फेसिस देती हैं मास्कुलिनिस्ट डिस्कोर्सेस पे, और ये कहती हैं कि यही जो है रीजन है वार होने के लिए। क्योंकि जो वार होता है, वार वहां पर जब मेंस होते हैं तो वो अपने इमोशंस नहीं दिखा पाते, लेकिन अगर जो वुमेन्स होती तो इमोशंस की समझ अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती, उसकी वजह से वार शायद टल जाता। ऐसा इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर जे अन थिकनेर है, इन्होंने एक बुक लिखा है जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, और इनकी जो वर्क है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने मार्गेनथाउ के जो 6 प्रिंसिपल थे उसको ही रिफॉर्मुलेट कर दिया है, और इन्होंने जो है ये इस पॉइंट को रिजेक्ट कर दिया है। जैसे आप देखेंगे कि मैकियावेली कहता है कि देयर इज नो इथिक्स फॉर किंग इन पॉलिटिक्स, बट ये कहती हैं कि पॉलिटिक्स में इथिक्स जरूरी है और absent नहीं हो सकता। और इन्होंने ये भी बात को रिजेक्ट किया कि हम केवल टेरिटोरियल सिक्योरिटी मेंटेन कर करके अपने आप को सिक्योर नहीं कह सकते हैं। उनका इंपॉर्टेंट है एजे जे एन थिकनेकर का, कि इंपॉर्टेंस जो है ह्यूमन सिक्योरिटी का है। किसका है? ह्यूमन सिक्योरिटी का। और ह्यूमन सिक्योरिटी में आदमी मस्कुलिन और फेमिनिन होता है। और उन्होंने जो यहाँ पर वो टारगेट करते हुए मार्गेनथाउ को कहती है कि मार्गेनथाउ ने जो डिफाइन किया है मेन को, वो क्या किया है, कल्चरल डिफिनेशन है कि वुमेन्स को उन्होंने एक फेमिन के तौर पे डिफाइन किया है कि वो फेमिनिस्ट है या उनके अंदर फेमिनिन क्वालिटीज ज्यादा है। और उनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है थिकनेकर का कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, और उसे केवल हम टर्म ऑफ पावर से डिफाइन नहीं कर सकते। और इनका ये भी मानना है कि पावर जो है एक कंस्ट्रक्टिव डायमेंशन भी हो, जैसे इंपावरमेंट। और यही बात को आप देखेंगे कि पावर इज ए कंस्ट्रक्टिव डायमेंशन, उसी की बात करते हैं रॉबर्ट मिचेल, सॉरी मिकल फिको का जो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर है वो भी इसी पे बेस्ड है। फिर जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने कहा है कि हम इथिक्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, किसमें? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो ये सब पॉइंट है। अब ये पॉइंट हो गए कि इंटरनेशनल लेवल पे वुमेन्स ने अपनी जो एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा वुमेन्स को लेकर के विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इसके कई सुधार भी देखने को हमें मिलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे रेप को वार क्राइम के तौर पे देखा गया जब कभी वार होता है, और कनाडा और स्पेन में जो है सेक्सुअल जो असाइलम या सेक्सुअल जो भी उन्हें टॉर्चर किया जाता था, उसको एक निगेटिव वे में लिया गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर एसडीजी और एजेंडा 2013 जो हमारे पास है, उसमें भी वुमेन्स को एक रिस्पेक्टेड पोजीशन दिया गया है। जैसे आपका इक्वालिटी का बात किया गया है, रिड्यूस इन इक्वालिटी आपका जो है एसडीजी 10 है, ऐसे करके एसडीजी में भी मेंशन किया गया है। और इवन के रेजोल्यूशन जो 1325 है, उसमें भी इसेंशियल रोल वुमेन को दिया गया है डिसीजन में, पीस और सिक्योरिटी में। तो इन जो ये फेमिनिस्ट थ्योरी आई, इसका काफी रिपरकर्शन देखने को मिला। और फेमिनिस्ट अप्रोच के बारे में यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, तो ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फिर आपका नेक्स्ट अप्रोच आता है जो इंटरनेशनल लेवल पे स्टडी करता है इंटरनेशनल रिलेशंस को, वो है आपका मार्क्सिस्ट अप्रोच। ठीक है, अब मार्क्सिस्ट अप्रोच में क्या है दोस्तों कि ये मार्क्सिज्म जो है
मार्क्स की जो थ्योरी है, मार्क्स स्पेशली मार्क्स ने दिया था मार्क्स की थ्योरी, लेकिन मार्क्सिज्म में क्या है कि आप मार्क्स की थ्योरी देखेंगे, प्लस एंजल्स की थ्योरी, एंजल की देखेंगे, फिर आप लेनिन की देखेंगे, बहुत सारे लोग हैं, फिर ग्रामसी का देखेंगे, तो उन्हीं का कंपाइलेशन है जो कि हम इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई करते हैं। जो भी थिंकर इसी थ्योरी को इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई करते हैं। जैसे ग्रामसी की थ्योरी को रॉबर्ट कॉक्स ने इंटरनेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया था। अभी जो मार्क्सिज्म थ्योरी का इंटरनेशनल लेवल पे बेसिक फीचर है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मानते हैं कि कैपिटलिज्म जो है एक्सपेंशनिस्ट इन नेचर है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे देखने को मिलेगा। अभी जैसे कहते हैं एक कहते थे सोसाइटी होना चाहिए आफ्टर रिवॉल्यूशन फॉर प्रोलेटरी, ये जो उन्होंने लिखा है कि हैव और हैव नॉट्स जो है, हैव नॉट्स का एक सोसाइटी होना चाहिए आफ्टर रिवॉल्यूशन। जो कॉन्सेप्ट देता है कम्युनिज्म का कार्ल मार्क्स, वो इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए, उसका इंटरनेशनलाइजेशन होना चाहिए। और इसी बात को लेनिन ने अपने थ्योरी में कहा है कि इंपीरियलिज्म जो है वो हाईएस्ट स्टेज है कैपिटलिज्म का। तो इसी थ्योरी को इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। लेकिन जो मार्क्सिज्म की थ्योरी है, इसको 3 हेडिंग्स में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं, क्योंकि इन 3 हेडिंग्स में जो मार्क्सिस्ट थिंकर हैं, उनको डिवाइड किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल अप्रोच को स्टडी करने के लिए। सॉरी। उसमें आपका पहला है इंस्ट्रूमेंटलिज्म, ठीक है? फिर ग्रामसियन है और फिर क्रिटिकल है। तो हम पहले देखेंगे इंस्टीट्यूशनलिज्म इंस्ट्रूमेंटलिज्म। इंस्ट्रूमेंटलिज्म जो है दोस्तों, ये डिपेंडेंसी स्कूल पे बेस्ड है। अब डिपेंडेंसी स्कूल का जो मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूं, फिर हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। जैसे इस इंस्ट्रूमेंटलिज्म की थ्योरी का मानना ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो कैपिटलिस्ट कंट्री है, कैपिटलिस्ट कंट्री ने इंस्ट्रूमेंट बना लिया है, इंस्ट्रूमेंट मतलब सिस्टम बना लिया है, उस सिस्टम के थ्रू वो जो है अदर कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करती है। और ये एक्सप्लॉइटेशन कब तक चलता रहेगा? जब तक कि दूसरा वाला कंट्री, उसके दूसरे वाले कंट्री में जो लोग हैं, लेबर जो काम कर रहे हैं कोर कंट्री के लिए, उनके पास जब तक पैसा खत्म नहीं होगा तो परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाएगी। और परचेजिंग पावर जब रिड्यूस होगी तो ये जो प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं कोर कंट्रीज, इनकी प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ेगा और दिस विल लीड टू एंड ऑफ कैपिटलिज्म, ऐसा इनका मानना है। और इसी थ्योरी के कॉन्सेप्ट को हम लोग पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ओके, अब देखिए जो आपका ये इंस्ट्रूमेंटलिज्म का थ्योरी है मार्क्सिज्म में इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, ये मेनली जो है बेस्ड है लेनिन के आइडिया पे, लेकिन इसको जो डेवलप किया गया है अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के स्कॉलर्स के द्वारा डेवलप किया गया है। और इसमें कोर और फेरीफेरी का कॉन्सेप्ट है, अनइक्वल एक्सचेंज का बात है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में इसके बारे में। अनइवन डेवलपमेंट की बात है और अनइवन डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट की बात है। और जो ये आपका इंस्ट्रूमेंटलिज्म है मार्क्सिज्म का, उसके जो मेन थिंकर है, मेन स्कॉलर है, उनका नाम आप यहाँ पर जान सकते हैं, इमेनुअल वालेस्टीन क्राफ्ट। इमेनुअल वालेस्टीन, जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी दिया है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, ठीक है? फिर इसी जो थ्योरी है आपका वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के बारे में ही हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में इमेनुअल वालेस्टीन क्राफ्ट ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड है, जैसे मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ आपको, ताकि आपको पॉइंट समझ में आ जाए, तो आप यहाँ पर देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये कोर कंट्री है, ये सेमी पेरिफेरी और एक पेरिफेरी कंट्री। अब इमेनुअल वालेस्टीन कहते हैं कोर कंट्रीज में कौन है आपका, जैसे ये इधर ले आते हैं, यूएसए है आपका, ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है? और सेमी पेरिफेरी कंट्रीज में डेवलपिंग है और पेरिफेरी में डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सॉरी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आपके मान लीजिए अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, ठीक है? अब अफ्रीकन कंट्रीज से रॉ मटेरियल लेता है कौन? ये कोर कंट्रीज। और कोर कंट्रीज रॉ मटेरियल सस्ते दाम पे लेते हैं, चीप लेबर लेते हैं, और उसी को क्या करते हैं, उठा करके इन्हीं के मार्केट में बेच देते हैं। किन के मार्केट में? आपके अंडर डेवलप्ड के और डेवलपिंग कंट्रीज के। अब इसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किसका होता है? पेरिफेरी कंट्रीज का। पेरिफेरी कंट्रीज का एक्सप्लॉइटेशन होता है, सबसे ज्यादा बेनिफिट कोर कंट्रीज का होता है। और सेमी पेरिफेरी कंट्रीज का भी क्या होता है? बेनिफिट होता है। कैसे बेनिफिट होता है? क्योंकि सेमी पेरिफेरी कंट्रीज कहीं ना कहीं अपना प्रोडक्ट ये भी जो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में बेच लेती हैं। और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में का एग्जांपल आप अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, और डेवलपिंग कंट्रीज में आप इंडिया ले सकते हैं, ठीक है? पाकिस्तान ले सकते हैं, इंडोनेशिया ले सकते हैं, ठीक है? अब डेवलपिंग कंट्रीज से जो है चीप चीजें कौन लेते हैं? कोर कंट्रीज, और वही चीजें इंडिया में बेचते हैं,
ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि अल्टीमेटली एक्सप्लॉइटेशन जो है कोर कंट्रीज ही कर रही हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, इस थ्योरी का मानना है कि क्या होगा कि यहाँ के जो लोग, जो लेबर या जो सिस्टम है, उसमें सबसे ज्यादा परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाएगी डेवलपिंग कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। जब परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो लोग नए सामान नहीं खरीद पाएंगे ना, और नए सामान नहीं खरीद पाएंगे तो जो कोर कंट्रीज प्रोडक्ट ला करके बेच रही है मार्केट में, वो उसकी कोई डिमांड नहीं होगी, और डिमांड नहीं होगी तो ये क्या होगा, इकोनॉमी में कोलैप्स हो जाएगा। ऐसा किसका मानना है, आपके वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का। तो ये तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रही, आप पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। और ये आपका वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दिया गया था इमैनुअल वॉलेस्टनक्राफ्ट का। अब इमैनुअल वॉलेस्टनक्राफ्ट कहते हैं दोस्तों कि जो है वर्ल्ड जो है दो भागों में उन्होंने डिवाइड किया पूरे हिस्ट्री को। उन्होंने कहा कि अप टू 17th सेंचुरी एक वर्ल्ड था, और सिंस 17th सेंचुरी के बाद जितने भी वर्ल्ड है, तो इनका कहना है कि 17th सेंचुरी तक जो वर्ल्ड सिस्टम था वो पॉलिटिकल था और सेंट्रलाइज्ड था। ठीक है, और इसमें क्या होता था कि ट्राइब्यूट देना होता था पे कंट्री का। अब इसका एग्जांपल देखिए, इस पीरियड तक कॉलोनीज होती थी तो वहां से पैसे जाते ही जाते थे। अब सिंस 17th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, 17th सेंचुरी के बाद क्या हुआ कि आप यहाँ देखेंगे कि जो वर्ल्ड का सिस्टम बना वो इकोनॉमिक हो गया, डिसेंट्रलाइज हो गया, और जिसमें लीड करने वाली कंट्रीज इंग्लैंड, यूएसए है। तो ये एक्सप्लॉइट कर रही हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी चीजें हो रही हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में, वो मल्टी कल्चरल है और टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर को इंडिकेट करता है। टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर को, ये आप समझ लीजिएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। और इसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ बेसिक गुड्स एंड रॉ मटेरियल की नेसेसिटी पाई जा रही है अभी जो प्रेजेंट वर्ल्ड है। और डायमेंशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम में क्या है कि एक टेम्पोरल है और एक परमानेंट है। टेम्पोरल मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे एवरी सिस्टम हैज अ लाइफ स्पेन, मतलब वही बात जो मैंने आपको समझाया उस कॉन्सेप्ट में कि कोई भी सिस्टम बनेगी आपकी, जैसे ये कोर और पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी, ये बनेंगे और डिसॉल्व हो जाएंगे। तो उसी बात को कह रहा है कि ये जो सिस्टम बना है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, वर्ल्ड सिस्टम एक्सप्लॉइटेटिव जो है, इन द फेवर ऑफ किसके, आपके कोर कंट्रीज के, वो डिसॉल्व हो जाएगा। ये टेम्पोरल में बात कही गई है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्राइसिस इन कैपिटलिज्म कैसे होगा, ड्यू टू लोअरिंग ऑफ वेज। लोअरिंग ऑफ वेज क्या होगा, तो क्या होगा, परचेजिंग पावर कम होगी। परचेजिंग पावर कम होगी तो सामान नहीं खरीद पाएंगे, सामान नहीं खरीद पाएंगे तो जो प्रोडक्ट है वो बेच नहीं पाएंगे, प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे तो अल्टीमेटली इकोनॉमी का कोलैप्स होगा, ऐसा इनका दावा है। और देखिए जो कंट्री पेरिफेरीज है, पेरिफेरीज स्पेशली कौन कंट्रीज है, न्यू कॉलोनीज है, न्यू कॉलोनिज्म के शिकार है, ड्रेन ऑफ वेल्थ वहां से देखने को मिलता है। रूलिंग क्लास उसमें क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्या है, ये जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं उनके गुलाम के तरीके से, रिप्रेजेंटेटिव के तरीके से काम करते हैं ना। फिर सेमी पेरिफेरिक कंट्रीज क्या है, सेमी पेरिफेरिक कंट्रीज में एशियन टाइगर्स एग्जांपल जैसे दे सकते हैं आप, बांग्लादेश, ब्रिक्स हो गए, ये सब। तो वही बात इसमें, वही कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा है स्टेटमेंट में, या पॉइंट टू पॉइंट है जो मैंने डिस्कस कर लिया है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप इस पीडीएफ को देख लीजिएगा अच्छे से दोस्तों। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ग्राम्सियन पॉइंट ऑफ व्यू आता है इंटरनेशनल स्टडी का। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ ना कि पॉइंट पॉइंट पे। जैसे आप लोगों को पता होगा कि ग्रामसी क्या कहता है, ग्रामसी कहता है कि ग्रामसी जेल में होता है तो वो कहता है, उसके दिमाग में आता है कि भाई इतने दिन हो गए, कार्ल मार्क्स की कही हुई बात क्यों सच नहीं हुई कि रिवोल्यूशन आया। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि इकोनॉमी डिसाइड करती है आपके सुपर स्ट्रक्चर को। ठीक है, और इकोनॉमी जिसके हाथ में होगी वही सुपर स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा, ऐसा कह रहा है। किसने किसने कहा, ये मार्क्स कह रहा है। अब ग्रामसी ने क्या कहा, नहीं, अभी तक जो है रिवोल्यूशन इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि इकोनॉमी, ठीक है, सिविल सोसाइटी और देन सुपर स्ट्रक्चर। अब ये सिविल सोसाइटी जो है कंसेंट क्रिएट करती है, किसके लिए कंसेंट क्रिएट करती है, इस सुपर स्ट्रक्चर के लिए, इसलिए रिवोल्यूशन नहीं हुआ। इसकी इसी कॉन्सेप्ट को एक कनाडियन थिंकर जिनका नाम रॉबर्ट कॉक्स है, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे, और कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे अभी तक कोई भी रिवोल्यूशन या कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई जिसमें कैपिटलिज्म का अपोजिशन हो या उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई हो बाय द कॉमन पीपल। उसका रीजन ये है क्योंकि ये कंसेंट क्रिएट करते हैं। कंसेंट कौन क्रिएट करता है, आपके ये कोर कंट्रीज हैं, और किसके थ्रू करते हैं, जैसे हमने अभी सिस्टम थ्योरी में पढ़ा, एक आपका पेरिफेरी कंट्रीज है, सेमी पेरिफेरीज है। तो सेमी पेरिफेरीज एक वॉल की तरह काम करती हैं, ये कंसेंट क्रिएट करने का काम करती है कहीं ना कहीं। इस वजह से क्या होता है, कोर कंट्री के अगेंस्ट कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे
विरोध नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट किसका कहना है? ग्राम्सियन थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म का है विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशंस। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी दोस्तों। फिर आता है आपका क्रिटिकल स्कूल। क्रिटिकल स्कूल जो है आपका, ये भी मार्क्सिज्म का ही पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या कहा जाता है कि मासेस का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन को ज्यादा फोकस किया जाता है क्रिटिकल स्कूल में, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा मतलब है कि ये चाहता है कि मूवमेंट को ग्रास रूट लेवल पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए और पूरे ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करके मूवमेंट स्टार्ट किया जाए। तो ये थ्योरी इसी की बात करता है और इसी थ्योरी को सपोर्ट करता है कि एक समय ऐसा आएगा जिसमें क्या होगा, पूरी प्रमोशन हो जाएगी इस चीज की कि लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये रहा आपका क्रिटिकल थ्योरी जो कि मार्क्सिज्म से रिलेटेड है, ये मार्क्सिस्ट अप्रोच है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच है दोस्तों वो है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का सिंपल सा मतलब यही है कि सोसाइटी में अल्टीमेटली क्या होता है दोस्तों, कि जो सोसाइटी में क्रिएट होता है, जो भी सोसाइटी में हमने क्रिएट किया है वो क्या है, हमारे द्वारा ही क्रिएट किया गया है। तो सोसाइटी जो भी है वो हमारा क्रिएशन है, इसी चीज पे एम्फेसाइज करता है। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में माना जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे एनार्की है, तो ये एनार्की आपके लिए वार भी बन सकता है और पीस भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि इस वार को और एनार्की को डिसाइड कौन करेगा? हम करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे जो प्लेयर है वो करेंगे, यानी कि स्टेट्स करेंगे। तो अल्टीमेटली ये बहुत आइडियलिस्टिक टाइप का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं थिंकर्स का मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम। जैसे अलेक्जेंडर वेंडेट कहते हैं कि एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट। वहीं पर नीना बोलती है कि ये न्यूक्लियर टैबू है, क्योंकि न्यूक्लियर तो है लेकिन कभी भी वार नहीं होगा, इनका ऐसा प्रिडिक्शन है। फिर बिको है जो कहते हैं कि नेचुरल वर्ल्ड इज मेड बाय गॉड बट द सोशल वर्ल्ड इज मेड बाय ह्यूमन। वही चीज को एम्फेसाइज करते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया है। फिर कांट है, कांट कहते हैं कि आवर नॉलेज गेट्स फिल्टर्ड थ्रू आवर सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस। एंथनी गिडिंस ये कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चुरेशन कहते हैं, मतलब इस पे एम्फेसाइज करते हैं, जिसका मतलब होता है कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पे एक्टर्स हैं वो स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय थिंकिंग देयर वे, थिंकिंग देयर वे, डिफरेंट वे में थिंक करेंगे। जैसे अभी इंटरनेशनल लेवल पे जो प्लेयर कौन है, स्टेट ही है ना। तो स्टेट अगर जो सोचे कि हमें स्टेट इंटरनेशनल लेवल पे पीस लाना है तो डिसाइड हो सकता है। तो ये बहुत आइडियलिस्टिक टाइप की थ्योरी है जो आपका सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है। ओके दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट कुछ कोटेशन आप लोग देख लीजिएगा। फिर इंपॉर्टेंट जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है, अप्रोच, ये मार्क्सिस्ट अप्रोच नहीं है, यहाँ पर गलती से लिखा गया है, ये मार्क्सिस्ट अप्रोच नहीं है, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। अब पोस्ट कॉलोनियल अप्रोच का सिंपल से क्या मतलब होगा, बहुत इजी है दोस्तों समझने के लिए। जैसे पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में जो इंटरनेशनल लेवल पे थिंकर है वो ये कहते हैं कि जैसे जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पे थ्योरीज या अप्रोचेज आए हैं स्टडी करने के लिए द बिहेवियर ऑफ स्टेट और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वो क्या है, यूरोसेंट्रिक है। यूरोसेंट्रिक मतलब यूरोप से ओरिजिन हुई है और ऑन द बेसिस ऑफ यूरोप के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बेस्ड है। और ये इम्फेसाइज करते हैं कि हमें ऐसी थ्योरी की जरूरत है जो कि नॉन यूरोपियन हो और नॉन यूरोप से इम्फेसाइज हो या उनके द्वारा क्रिएट की गई हो। वो शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द अदर कंट्रीज और नॉन वेस्टर्न कल्चर पे बेस होना चाहिए। जैसे आपका एशिया हो गया, फिर आपका अफ्रीका हो गया, इनके जो पोस्ट कॉलोनी जो स्टेट पहले कॉलोनीज थे वो इंडिपेंडेंट हुए उनके बाद क्या वो बिहेव कर रहे हैं उस पे फोकस ज्यादा करते हैं दोस्तों। अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद में पॉइंट टू पॉइंट जाते हैं दोस्तों। फिर आप देखते हैं पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स बिलीव दैट एग्जिस्टिंग थ्योरीज आर यूरोसेंट्रिक, हमने डिस्कस किया। और जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है इट इज नॉट बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड। ये जो बेस्ड है थ्योरीज वो बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। जो वेस्टर्न वर्ल्ड की हिस्ट्री है उसकी बेस में वहां की थ्योरीज क्रिएट की गई है। तो जो वहां के लिए अप्लीकेबल है हो सकता है नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए ना अप्लीकेबल ना हो, तो इसका विरोध करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो थिंकर है उसका नाम मोहम्मद आयूब है, ठीक है। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया सिक्योरिटी डायलेमा बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप। वो इसमें आर्गुमेंट भी देते हैं कि जैसे जो आपका यूरोप है, यूरोप में जो कॉन्सेप्ट आया था सिक्योरिटी डिलेमा का, ये यूरोप की हिस्ट्री पे बेस है। अब उस सिक्योरिटी डिलेमा को लेके आओगे इंडिया में या किसी अदर यहाँ पर आप नॉन यूरोपियन कंट्रीज में इंट्रोड्यूस करोगे तो
इट मे बी एप्लीकेबल, मे नॉट बी एप्लीकेबल। तो इसके रिगार्डिंग है, इसी के इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। अब होमी भाभा और एडवर्ड साइड, ये भी पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी को सपोर्ट करने वाले हैं दोस्तों। फिर आपका एक इंपॉर्टेंट थ्योरी आता है इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि है आपका पोस्ट मॉडर्निज्म। और पोस्ट मॉडर्निज्म है, ये भी सिमिलर टू द थ्योरी ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म के इक्वल है। और इसमें क्या है दोस्तों कि नो नेशन हेंस नो नेशनल इंटरेस्ट। ये सिंपल सा मतलब ये कहते हैं कि कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई जब कंट्री ही नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, कोई भी नेशनल इंटरेस्ट भी नहीं होगा। मतलब पूरे सोसाइटी इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर रहे हैं, ग्लोबल सोसाइटी बना देंगे। तो ये बहुत ही आइडियलिस्टिक है, जो कि बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में आई डोंट थिंक कि अप्लीकेबल है, और इससे क्वेश्चंस नहीं आए। तो मेन जो हम लोगों को डिस्कस करना था, लिबरल्स, रियलिस्ट डिस्कस करना था इसमें, लिबरल्स, मार्क्सिस्ट और फेमिनिस्ट, और इसमें पोस्ट कॉलोनियल। तो इसको हमने कवर कर लिया दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग की कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में नेशनल इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।